हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू हॉरर स्टोरी। गाइस सॉरी, मुझे पता है मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ वीडियो डालने में, लेकिन थोड़ा बिजी था। आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है जो देख के आपको भाई मज़ा ही आ जाएगा। और ये वाली हॉरर स्टोरी इतनी खतरनाक है ना कि भाई मैं सही बता रहा हूँ, आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और अगर रात को अकेले देख रहे हो तो थोड़ा ध्यान से चलो, बाकी बातें बाद में करेंगे, अभी अपनी हॉरर स्टोरी शुरू करते हैं। तो आज जो स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो मैं अपने रियल भाई के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाने वाला हूँ। और ये स्टोरी हमारी फैमिली की स्टोरी है। वो रात हमारी फैमिली की सबसे खतरनाक और सबसे डरावनी रात थी। मतलब लोग माने ना माने, लेकिन उस रात के बाद हमने तो मान लिया था कि बुरी आत्माएं और भूत सच में होते हैं। तो ये स्टोरी मेरी, मेरे भैया की, मेरी मम्मी और मेरी मासी की स्टोरी है। हम चारों भैया की गाड़ी में पौंटा साहिब घूमने गए थे। पौंटा साहिब हिमाचल प्रदेश में एक बहुत सुंदर जगह है और हम वहाँ सिर्फ एक दिन के लिए घूमने के लिए गए थे। मेरी मासी यमुनानगर में रहती है और पौंटा साहिब से यमुनानगर सिर्फ 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है। तो हमने सोचा था कि दिन में पौंटा साहिब घूम के शाम को यमुनानगर मासी के घर वापस आ जाएंगे। लेकिन पौंटा साहिब घूमते घूमते पूरा दिन कैसे निकल गया हमें पता ही नहीं चला। अब घूमते घूमते हमें रात के 9 बज गए थे। अब जो पौंटा साहिब से यमुनानगर का रास्ता है ना, वो दिन में तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ बहुत ग्रीनरी है, बीच में छोटे छोटे गांव भी आते हैं और कभी कभी साइड में यमुना नदी भी चलती हुई दिखती है। लेकिन जो ज़्यादातर रास्ता है ना, वो सारा जंगल का रास्ता है। वहाँ बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। अब दिन में तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा अंधेरा होता है और थोड़ी रात होती है ना, यही चीज़ें थोड़ी डरावनी और थोड़ी खौफनाक लगने लग जाती हैं। वो जंगल के बीच का रास्ता रात को पूरा सुनसान लगने लग जाता है। अब हमें बहुत रात हो गई थी तो हमने सोचा कि फटाफट खाना खा के जल्दी से निकलते हैं। तो हम मार्केट चले गए कुछ खाने पीने। तो अब हमने जो शॉपकीपर्स थे वहाँ पे उनसे पूछा कि हम यमुनानगर से आए हैं और ऐसे घूमते घूमते हमें बहुत रात हो गई है, तो क्या हमें इस टाइम वापस जाना चाहिए, क्योंकि जो सारा रास्ता है वो जंगल का रास्ता है। तो हमने वहाँ काफ़ी लोगों से पूछा कि हमें रात को यहाँ से जाना चाहिए या नहीं। तो कई लोग कहते हैं कि चले जाओ, बस थोड़ा ध्यान से जाना। जो ये रात को रास्ता है बिल्कुल सुनसान हो जाता है और कुछ भी हो जाए उस जंगल वाले रास्ते में अपनी गाड़ी मत रोकना। लोग कहते हैं कि वहाँ थोड़े जानवर भी घूमते हैं और लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें भी देखी है वहाँ जो कुछ अजीब थी। और कई लोग कहते हैं कि वहाँ से बिल्कुल मत जाओ, रात को वो रास्ता बिल्कुल सुनसान हो जाता है। और लोग कहते हैं कि रात को वहाँ बुरी आत्माएं भी भटकती हैं। और कई लोग कहते हैं उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं रात को, ना वो इंसानों जैसी दिखती है और ना वो जानवरों जैसी। कुछ ऐसे अजीब से रेंगते हुए जानवर या कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं जो बहुत डरावनी सी लगती हैं। तो लोग कहते हैं कि अगर हो सकता है तो सुबह निकल जाना, रात को इतनी वहाँ से जाना सेफ़ नहीं है, बिल्कुल सुनसान रास्ता होता है और वहाँ रात को ज़्यादा गाड़ियाँ वगैरह भी नहीं चलती। तो लोग कहते हैं कि सुबह चले जाना, रात को यहीं रह जाओ। अब भाई ये सब कुछ सुन के हमें तो डर लग गया था और हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। तो मम्मी और मासी कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, अब इतनी रात को हम उस जंगल वाले सुनसान रास्ते से नहीं जाएंगे, हम यहीं पर कोई होटल ले लेते हैं और एक रात को यहीं पे रह जाते हैं। अब वहाँ हम होटल ढूंढने लग गए, कोई अच्छा होटल मिल नहीं रहा था और जो अच्छे होटल थे वो बहुत महंगे महंगे थे। तो भैया कहते हैं कि 1-1.5 घंटे का रास्ता है, कोई बुरी आत्मा कुछ नहीं होती। 1-1.5 घंटे में जितना हमने टाइम यहाँ होटल ढूंढने में लगाया है उतनी देर में तो हम घर पहुँच जाते। अब होटल ढूंढते ढूंढते हमें रात के 12-1 बज गए थे। तो भैया कहते कुछ नहीं होता, 1-1.5 घंटे का रास्ता है, हम निकल जाते हैं। अब उस रात को 1 बजे हम उस रास्ते पे निकल गए। तो भैया गाड़ी चला रहे हैं, मम्मी उनके साथ आगे वाली सीट पे बैठी है। मैं छोटा था तो मैं पीछे बैठ के सो रहा था और मेरी मासी मेरे साथ पीछे वाली सीट पे बैठी थी। अब हमने उस सिटी को क्रॉस करके वो हाईवे वाला रोड पकड़ लिया था, वो गहरे जंगलों वाला रोड। अब दिन में वो रोड जितना अच्छा लगता था, रात को वो उतना ही सुनसान, खौफनाक और भूतिया लग रहा था। उस सड़क पे बिल्कुल अंधेरा था, ना ज़्यादा लाइट जल रही थी और लोग तो उस सड़क पे बिल्कुल भी नहीं थे। थोड़ी बहुत गाड़ियाँ चलती हुई हमें दिख रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो गाड़ियाँ भी दिखनी बंद हो गई। अब वो सड़क बिल्कुल सुनसान, बिल्कुल अंधेरा है उस सड़क पे और कोई भी नहीं है आसपास। सिर्फ हमारी गाड़ी चल रही है, ना आगे कोई ना पीछे कोई, सिर्फ गहरे जंगल है। अब हम जब थोड़ा आगे पहुँचे तो हमें ना एक थोड़ी सी लाइट जलती हुई दिखी। तो हमने देखा वहाँ पे ना एक छोटा सा गांव है। जैसे ही हम उस गांव के थोड़ा पास पहुँचे तो वहाँ पे ना पुलिस वाले खड़े हुए थे बैरिकेडिंग करके। तो जैसे ही हम उस बैरिकेडिंग के उस नाके के पास पहुँचे पुलिस वाले ने हमें रोका कि रुको रुको। तो हम भाई एक बार तो डर गए, लेकिन एक बार को हमें ठीक भी लगा कि पुलिस वाले तो हैं एटलीस्ट यहाँ पे। तो पुलिस वाले ने बोला रुको रुको और हम एकदम से रुक गए। तो हमें लगा कि शायद पुलिस वालों ने चेकिंग करने के लिए रोका होगा। तो पुलिस वाले हमें बोलते हैं कि इतनी रात को इस रास्ते पे तुम अकेले कहाँ जा रहे हो, तुम्हें पता नहीं है जंगल वाला रास्ता है और रात को सेफ नहीं है, बिल्कुल सुनसान है, यहाँ कोई नहीं आता जाता। तो पुलिस वाले ना हमें ऐसे डांटने लगे कि अगर कुछ हो गया तो कौन जिम्मेवार है।
फिर तुम बोलोगे कि पुलिस ध्यान नहीं देती। तो हमने पुलिस वालों को सारी बात बताई कि सर हम ऐसे ऐसे घूमने गए थे, थोड़ा लेट हो गए, हमने वहाँ होटल वगैरह ढूंढे लेकिन हमें मिल नहीं रहे, तो हम अब सीधा घर ही जा रहे हैं। तो पुलिस वाले ना बड़े गुस्से में कहते चेकिंग कराओ अपनी गाड़ी की। तो पुलिस वालों ने हमारी गाड़ी वगैरह चेक करी, उसके बाद उन्होंने देखा कि हम फैमिली हैं, तो पुलिस वाले अब थोड़ा शांत हो गए। तो पुलिस वाले हमें कहते हैं कि ठीक है जाओ, लेकिन ध्यान से जाना, आगे का रास्ता बिल्कुल सुनसान है और सिर्फ जंगल है, कुछ भी हो जाए बस अपनी गाड़ी मत रोकना। अब जब पुलिस वाले ये बातें हमें बता रहे थे ना, तो भाई हमें ना कुछ अजीब लग रहा था। पुलिस वाले भी बाहर से तो थोड़ा गुस्से में थे, लेकिन अंदर से हमें लग रहा था जैसे वो ना डरे डरे हों, और वो बस हमें घूरते ही जा रहे थे। और ये सब बोल के पुलिस वालों ने हमें जाने दिया कि जाओ बस थोड़ा ध्यान से जाना। अब सच बताऊं तो इसके बाद भाई हमें बहुत डर लगने लग गया था। हमें था कि अब हम पीछे जा नहीं सकते और आगे जाने में सबको डर लग रहा था। तो भैया कहते कुछ नहीं होता, भैया ने गाड़ी स्टार्ट करी और हम आगे की तरफ निकल गए। अब हम जब थोड़ा आगे पहुंचे, हमने देखा कि जो रास्ता है ना वो और डार्क होता जा रहा है और अंधेरा और बढ़ता जा रहा है, और राइट साइड पे बड़े बड़े पहाड़ और लेफ्ट साइड पे गहरी खाई और बहुत बड़े बड़े पेड़ लेफ्ट साइड पे। भाई इसके बाद हमें बहुत डर लगने लग गया था, और इसके बाद जो हुआ वो सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। अब जैसे ही हम थोड़ा आगे पहुंचे, हमने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक बाइक खड़ी है और उस बाइक पे एक छोटी सी लड़की बैठ के रो रही है, बहुत तेज तेज रो रही है। मतलब हमारी गाड़ी के सारे शीशे बंद हैं और उस लड़की के रोने की आवाज़ गाड़ी के अंदर तक आ रही है। अब पूरा जंगल सुनसान और सिर्फ लड़की के रोने की आवाज़। अब जो बाइक थी वो सड़क के बिल्कुल सेंटर में खड़ी थी। हम यहाँ से ऐसे आ रहे थे और बाइक बिल्कुल सेंटर में खड़ी थी, सड़क के साइड से जाने का कोई रास्ता नहीं था। तो हमने एकदम से पीछे गाड़ी रोक दी और हमने देखा कि वो जो लड़की है वो बाइक पे अकेली बैठी है, उसके आसपास और कोई भी नहीं है, और वो छोटी लड़की है, वो बाइक चला भी नहीं सकती, बाइक पे बैठी है बस और तेज़ तेज़ रोई जा रही है। तो ये देख के तो भाई हमारे पसीने छूट गए और हम तो सारे डर के मारे कांपने लग गए। लेकिन फिर शायद मासी और मम्मी को लगा कि उस लड़की को शायद किसी की हेल्प की ज़रूरत तो नहीं है, तो भैया बोलते कि जाऊँ मैं उससे पूछ के आऊँ कि उसको क्या हुआ है। तो सब कहते कि नहीं रहने दो, तुम रहने दो, कुछ गड़बड़ लग रही है, क्या पता लड़की कोई लूटने वालों के साथ हो या कुछ हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है इतनी रात को वहाँ पे। तो हमने भैया को बोला कि नहीं आप रहने दो, आप यहीं गाड़ी में बैठे रहो। तो भैया कहते कि एक बार मैं देख के तो आता हूँ, क्या पता उस लड़की को हमारी ज़रूरत हो, इतनी रात को सुनसान अकेली लड़की बैठी है। लेकिन वो चीज़ इतनी डरावनी थी ना कि मतलब सोचो कि पूरा आसपास जंगल और वहाँ सिर्फ लड़की के रोने की आवाज़ आ रही है। तो हमने भैया को बोला कि नहीं आप मत जाओ, बस प्लीज़ आप गाड़ी में ही बैठे रहो। हमने भैया को बोला कि पुलिस वालों ने भी मना किया था कि बीच में रुकना नहीं, तो रहने दो, आप बस साइड से गाड़ी निकालने की कोशिश करो, अगर साइड से निकलती है तो साइड से निकाल के चलो। लेकिन वो जो बाइक थी वो सड़क के बिल्कुल बीच में खड़ी थी और साइड से निकलने का बिल्कुल भी रास्ता नहीं था। तो भैया ने गाड़ी का हॉर्न बजाया कि अगर वहाँ कोई होगा तो शायद आके कोई बाइक हटा ले। लेकिन जैसे ही भैया ने हॉर्न बजाया वो लड़की और तेज़ तेज़ रोने लगी और वहाँ से कोई नहीं आया, बस वो लड़की वहाँ बाइक पे बैठी है और तेज़ तेज़ उसने रोना शुरू कर दिया। तो भैया कहते हैं कि ठीक है हम उसके पास नहीं जाते, यहीं गाड़ी से बैठे बैठे उससे पूछ लेते हैं कि उसे क्या हुआ। तो भैया ने अपनी विंडो डाउन की, अपनी गर्दन ऐसे बाहर निकाली, उस लड़की से पूछते कि बेटा क्या हुआ तुम्हें, तुम इतनी रात को यहाँ अकेली क्यों बैठी हो और रो क्यों रही हो। अब जैसे ही भैया ने बोला ना, वो लड़की एकदम सुन्न हो गई, बिल्कुल चुप हो गई और एकदम से बाइक से उतरी और भागती भागती हमारी तरफ आने लग गई। भागती भागती वो लड़की चिल्ला रही है माँ माँ माँ। तो भैया ने एकदम से उसको देख के अपनी खिड़की डाउन करी और एकदम से गाड़ी के अंदर आ गए और वो लड़की एकदम हमारी गाड़ी के बिल्कुल बोनट के सामने आके खड़ी हो गई और फिर तेज़ तेज़ रोने लग गई। अब उसकी रोने की आवाज़ और भी तेज़ हो गई थी कि वो बिल्कुल हमारी गाड़ी के बिल्कुल सामने खड़े होकर तेज़ तेज़ रो रही थी। भाई हमारी उस टाइम तो बहुत हालत ख़राब हो गई थी, हम सारों के पसीने छूट गए, हम डर के मारे, हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, कि ये लड़की कौन है, ये क्यों रो रही है, हमें कुछ नहीं पता था। हमने हॉर्न मारा लेकिन वो लड़की वहाँ खड़ी होकर बस तेज़ तेज़ रोई जा रही है। तो मम्मी और मासी ने भैया को कहा कि जल्दी गाड़ी पीछे कर, गाड़ी पीछे कर। अब हमने जैसे ही गाड़ी पीछे करी वो लड़की भागती भागती हमारी बोनट के पास आ गई और हम गाड़ी पीछे कर रहे हैं और वो लड़की भागती भागती हमारे आगे आ रही है। बिल्कुल हम गाड़ी पीछे कर रहे हैं, वो हमारे साथ साथ भाग रही है बिल्कुल गाड़ी के आगे। तो भाई पीछे बिल्कुल अंधेरा था, तो भैया के एकदम से हाथ काँप रहे थे, तो भैया ने एकदम से गाड़ी रोक दी कि पता नहीं पीछे खाई में ना गिर जाए। तो भैया ने एकदम से गाड़ी रोकी और उससे इस बार ना गुस्से में पूछा कि कौन हो तुम। तो जैसी भैया ने उससे पूछा ना वैसी वो रुक गई और वो पीछे बाइक की तरफ इशारा करके करती माँ माँ माँ, और वो एकदम से चुप हो गई।
तो जब वो ऐसे माँ माँ कर रही थी ना, तो शायद हमें लगा कि शायद इनका ना कोई एक्सीडेंट हो गया है और इसके घर वाले वहाँ गिरे पड़े हैं जहाँ ये इशारा कर रही है ऐसे पीछे। लेकिन उस लड़की की शक्ल देख के और उसकी बॉडी देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसको कोई डर लग रहा है या उसका कुछ एक्सीडेंट हुआ है। उसकी बॉडी भी बिल्कुल ठीक थी और उसके फेस पे भी कुछ ऐसा लग नहीं रहा था उसको देख के कि इनका एक्सीडेंट हुआ है। ना उसकी बॉडी पे कोई चोट थी, ना उसके फेस पे कोई चोट थी, लेकिन वो बस ऐसे पीछे देख के ऐसे माँ माँ करी जा रही थी। अब भैया कहते और कोई रास्ता तो है नहीं, तो एक बार देख ही लेते हैं उतर के कि क्या हुआ है। तो भैया कहते कि तुम गाड़ी में बैठो, मैं एक बार देख के आता हूँ। तो मासी कहती कि रुक जा, अकेले मत जा, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। तो जैसे ही मासी और भैया गाड़ी से उतरे, वो लड़की एकदम से शांत हो गई और उन दोनों का हाथ पकड़ के वो एकदम से बाइक के पास ले गई। अब जैसे ही मासी और भैया बाइक के पास पहुंचे, उस लड़की ने एकदम से उन दोनों का हाथ छोड़ा और एकदम से जाके दोबारा बाइक पे बैठ गई। और इस बार वो बाइक पे जब बैठी तो वो ऐसे बैठी कि जैसे उसके सामने कोई बैठा हुआ है और वो उसको पीछे से ऐसे हक करके बैठी है। लेकिन वहाँ पे उस लड़की के अलावा बाइक पे और कोई भी नहीं था, लेकिन वो ऐसे बैठी थी जैसे उसके सामने कोई बैठा हो और उसने पीछे से उसको हक किया हो। भाई ये देख के तो भैया और मासी की ना भाई बिल्कुल हालत ख़राब हो गई और वो एकदम से डर के मारे ना उनके पसीने छूट गए। वो देख रहे हैं कि भाई ये तो अकेली बैठी है और ये किसी को ऐसे हक करके बैठी है। भाई जैसे ही उन्होंने देखा ना, वैसे ही वो लड़की ना आगे बाइक की तरफ ऐसे आगे इशारा करके कहती माँ माँ माँ। अब वो लड़की ऐसे बाइक पे बैठी है और इधर को देख रही है और मासी और भैया ऐसे उस लड़की को देख रहे हैं बाइक पे। अब जैसे ही मासी ने उस लड़की को देखा, वो लड़की ऐसे आगे इशारा करके कहती माँ माँ। और जैसे ही भैया और मासी ने लेफ्ट में देखा, भाई उन्होंने इतनी खौफनाक चीज़ आज से पहले अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी थी। तो उन्होंने देखा कि लेफ्ट साइड में एक बहुत बड़ा पेड़ है और उस पेड़ के पीछे एक औरत उस पेड़ से चिपकी हुई है। वो उस पेड़ के पीछे खड़ी नहीं हुई थी क्योंकि खड़े होने की जगह ही नहीं थी। वो जो पेड़ था वो बिल्कुल नीचे जंगल से आ रहा था और वो बहुत बड़ा पेड़ था, तो उसके पीछे खड़ने की बिल्कुल जगह नहीं थी। वो औरत पेड़ के पीछे बिल्कुल ऐसे खड़ी हुई है, उसकी बॉडी नहीं दिख रही, बस उसका फेस दिख रहा है। वो पेड़ के पीछे ऐसे चिपकी हुई है जैसे उसने पीछे से पेड़ को कस के ऐसे हक कर रखा हो, और ना उसकी बॉडी दिख रही है ना उसकी टांगे, बस वो साइड से हमें ऐसे देख रही है और बस हमें घूरती जा रही है। कस के पेड़ से चिपकी हुई है, बस हमें देखती है और घूरती जा रही है। अब वहाँ इतना अंधेरा था ना कि ढंग से उस औरत की शक्ल नहीं दिख रही थी, तो भैया को लगा कि शायद इस औरत को भी हमारी शक्ल ना दिख रही हो, और भैया को लगा कि शायद इसका एक्सीडेंट हुआ है और ये अपनी जान बचाने के लिए उस पेड़ से जाके चिपक गई है। पेड़ से लटक के वो अपनी जान बचा रही है। तो भैया ने एकदम से अपनी फ़ोन की टॉर्च ऑन करी और जैसे ही भैया ने टॉर्च ऑन करके उस औरत की तरफ मारी और उस औरत का चेहरा देखा, वो चेहरा देख के भैया और मासी के होश उड़ गए। उस औरत का फेस एक तरफ से पूरा कुचला हुआ था, जैसे उसका फेस किसी गाड़ी के नीचे आ गया हो, और वो औरत बस हमें घूरती जा रही थी, गुस्से से बस हमें घूरती जा रही थी, जैसे सब हमारी गलती हो। उस औरत की शक्ल को देख के ऐसा लग रहा था, उसके गुस्से को देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे ऐसा लग रहा हो कि ये जो उसका फेस है ये हमारी गाड़ी के नीचे आया है। तभी भैया ने उस औरत से पूछा कि बहन जी क्या हुआ आपको? और जैसे ही भैया ने पूछा वैसे ही वो पीछे जो लड़की बाइक पे बैठी थी वो बोलती माँ वो आ गए माँ। वो औरत अभी पेड़ से चिपकी हुई थी और वो कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन जैसे ही उस लड़की ने माँ बोला, वो औरत एकदम से पेड़ के पीछे से निकली और मकड़ी की तरह रेंगते रेंगते हमारे पास आने लग गई। और जो वो लड़की पीछे बाइक पे बैठी रो रही थी वो एकदम से हंसने लग गई। इसको देख के भाई मासी की हालत एकदम से ख़राब हो गई। भैया ने एकदम से मासी का हाथ पकड़ा और एकदम से गाड़ी के पास भागने लग गए। अब भागते भागते भैया ने जैसे ही पीछे देखा ना उस औरत की तरफ, वो औरत के हाथ बिल्कुल टूटे हुए हैं, उसके पैर बिल्कुल टूटे हुए हैं, लेकिन वो रेंगती रेंगती मकड़ी की तरह उनके पीछे पीछे आ रही है। मतलब आप सोचो, उस औरत के हाथ और पैर पूरे टूटे हुए हैं और वो ऐसे रेंगती रेंगती, ऐसे मकड़ी की तरह रेंगती रेंगती भैया और मासी के एकदम से पीछे आने लग गई। भैया और मासी तेज़ तेज़ भाग रहे हैं और वो उतनी ही स्पीड में पीछे मकड़ी की तरह तेज़ तेज़ रेंगती हुई उनके पीछे आ रही है। अब जैसे ही भैया और मासी एकदम से गाड़ी के अंदर आके बैठे, वो औरत एकदम से भैया वाली साइड गई और एकदम से आके उनकी शीशे के ऊपर चिपक गई, उसके टूटे गंदे हुए हाथ, और उसने आके उनके शीशों को पकड़ लिया और अपने दांतों से वो शीशे को स्क्रैच करने लग गई। वो जैसे शीशे को तोड़ने की कोशिश कर रही है, स्क्रैच कर करके ऐसे अपने दांतों से वो शीशे को स्क्रैच कर रही है, और ऐसा लग रहा है कि वो शायद गाड़ी के अंदर आने की कोशिश कर रही है।
भाई इसके बाद हम सब रोने वाले हो गए और भैया के हाथ कांप रहे हैं एकदम से। भैया डर रहे हैं, भैया के हाथ कांप रहे हैं। भैया गाड़ी ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। भैया ने एक बार गाड़ी स्टार्ट करी, गाड़ी ऑन नहीं हुई। दूसरी बार स्टार्ट करी, ऑन नहीं हुई। 2-3 बार स्टार्ट करने के बाद गाड़ी एकदम से ऑन हो गई। भैया ने एकदम से